सो तो हेलो दोस्तों, क्या हाल चाल। एकदम मस्त बिंदास जबरदस्त हो सब लोग। तो आज हम क्या करने वाले हैं, जैसे कि आप स्क्रीन पे देख सकते हो, आज मैं जो ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज चैप्टर है, इसका मैं लेक्चर नंबर 4 जो है कवर करने वाला हूँ। एक मिनट, थोड़ा कैमरा पीछे कर दूँ। चलो, ठीक है ना। तो इसमें मैं एलर्जिक डिसऑर्डर की बात करूंगा और मैं आपको ऑटो इम्यून डिसऑर्डर के बारे में बताऊंगा। एमसीक्यू प्रैक्टिस में नहीं करवाने वाला हूँ आज, क्योंकि टाइम इतना नहीं है। कल मैं रिकॉर्ड किया था, एक्चुअली रिकॉर्ड किया, फिर पता चला मैं माइक ही नहीं लगाया हूँ। ठीक है, तो वीडियो गई भाई साहब। ओके, चलो भाई, देर नहीं करते हैं। देखो, हाँ, यहाँ पे आप देख सकते हो माय डियर स्टूडेंट। यहाँ पे देखो, मैं आपको बताया था एक्वायर्ड इम्यूनिटी के बारे में, और आपको पता था एक्वायर्ड इम्यूनिटी क्या होती है। तो ध्यान से देखना, ये जो एक्वायर्ड इम्यूनिटी है, ऑलरेडी मैंने आपको बता दिया। एक्वायर्ड इम्यूनिटी दो टाइप की होती है, एक होता है आपका ह्यूमरल इम्यूनिटी और एक होता है सेल मेडिएटेड इम्यूनिटी। देखो, ह्यूमरल इम्यूनिटी जो होता है, यहाँ पे बी लिम्फोसाइट इन्वॉल्व होंगे और यहाँ पे टी लिम्फोसाइट इन्वॉल्व होते हैं। ठीक है, और ह्यूमरल इम्यूनिटी क्या करते हैं, ये प्रोड्यूस करते हैं एंटीबॉडी। एंड सेल मेडिएटेड इम्यूनिटी में क्या होता है, जो टी सेल होते हैं, जहाँ पे टीसी एंड टीएस सेल्स की बात कर रहा हूँ, साइटोटॉक्सिन एंड हेल्पर टी सेल की बात कर रहा हूँ, ये क्या करते हैं, इम्यून रिस्पॉन्स में हेल्प करते हैं। एंड ह्यूमरल इम्यूनिटी में एंटीबॉडी रिस्पॉन्स अगेंस्ट बैक्टीरिया या उसका टॉक्सिन, जो भी बाहर से कोई पैथोजन हमारे अंदर आ रहा है, टॉक्सिन आ रहा है, तो एंटीबॉडी उसके अगेंस्ट क्या करता है, रिस्पॉन्स करता है, राइट। एंड यहाँ पे टी सेल रिस्पॉन्स करेगा अगेंस्ट वायरस इन्फेक्टेड सेल्स, तो जो वायरस इन्फेक्टेड सेल होगा उसके प्रति ये इम्यून हमारा यहाँ पे रिस्पॉन्स करेगा, यानी टी सेल की बात कर रहा हूँ। अभी आप यहाँ पे देखो, अभी जैसे आप यहाँ पे देख सकते हो, ह्यूमरल इम्यूनिटी की अगर मैं बात करूं, ओके, ठीक है, मैं अगर बात करूं ह्यूमरल इम्यूनिटी की, तो जैसे मैंने आपको बताया कि ये मान लो हमारी बॉडी है, क्या है, ध्यान सुनना, ये हमारी बॉडी है। ओके, एंड ये जो हमारी बॉडी है, बाहर से क्या हो रहा है, ध्यान से देखना, बाहर से कोई पैथोजन आ रहा है हमारे बॉडी के अंदर। अब हमारे बॉडी के सेल में क्या होती है, हमारे बॉडी में बी लिम्फोसाइट होती है। तो जैसा पैथोजन आया, जैसे ही बाहर से पैथोजन या कोई एंटीजन हमारे बॉडी के अंदर आया, तो ये बी लिम्फोसाइट जो होती है, ये क्या करती है, एक्टिवेट होकर के बी प्लाज्मा सेल बनाती है, और बी प्लाज्मा सेल क्या बनाती है, एंटीबॉडी बनाती है। कहाँ, ब्लड या बॉडी फ्लूइड जो होता है हमारा, बॉडी फ्लूइड यानी ब्लड लिम्फ में ये सब काम हो रहा है। जहां पैथोजन जाएगा वहां पर एंटीबॉडी रिस्पॉन्स करेगी, एंड ये एंटीबॉडी डिस्ट्रॉय करेगी पैथोजन को। किसको, पैथोजन को, जो बाहर से आया। तो ये देखो, ये क्या करी, एंटीबॉडी बनाई और अटैक कर दी पैथोजन को, और वहीं पर पैथोजन का लास्ट ये हो जाएगा, ये ऐसा काट हो जाएगा बोले तो। ठीक है, ओके। अब यहाँ पे आप देखो, यहाँ पे मैं किसकी बात करने वाला हूँ, अब यहाँ पे सेल मेडिएटेड इम्यूनिटी की बात करूंगा। तो मैंने आपको बताया, तो यहाँ पे टी सेल्स होते हैं, टीसी सेल्स एंड टीएस सेल्स क्या करते हैं, ये हमारे पास एक वायरस से इन्फेक्टेड सेल है। क्या है, वायरस इन्फेक्टेड सेल है, अंदर आप वायरस देख सकते हो। ठीक है, तो वायरस इन्फेक्टेड सेल में होता क्या है कि यहाँ पर टी लिम्फोसाइट रिस्पॉन्स करेगी हमारे बॉडी में, और वायरस इन्फेक्टेड सेल को क्या करेगी, रिकॉग्नाइज करेगी, एंड इम्यून रिस्पॉन्स जैसे ही जनरेट करेगा, किसके लिए, कंट्रोल करेगा, एग्जीक्यूट करेगा, किसको, इस वायरस इन्फेक्टेड सेल को। ठीक है, तो यहाँ पे टी लिम्फोसाइट क्या करते हैं, रिकॉग्नाइज करेंगे, है ना, इस वायरस इन्फेक्टेड सेल को, एंड इम्यून रिस्पॉन्स जनरेट करते हैं, यानी कंट्रोल करेगा वायरस इन्फेक्टेड सेल को, ताकि दूसरा सेल भी दूसरे सेल में भी ये मतलब फैल ना जाए। ओके, यानी कि इसको क्या करेगा, फैलने से रोकेगा, सेल को डिस्ट्रॉय करना है भाई, इनका काम ये होता है, वायरस इन्फेक्टेड सेल को एग्जीक्यूट करने से रोकेगा, उसे कंट्रोल करेगा, राइट। तो ये हमारा होता है सेल मेडिएटेड इम्यूनिटी। एलर्जी पे आ जाते हैं। देखो, मैं आपको बताया एलर्जी क्या होता है। एलर्जी इज एन एग्जैजरेटेड इम्यून रिस्पॉन्स टू सर्टेन हार्मफुल सब्सटेंस, जिसको हम एलर्जेंस बोलते हैं। तो एलर्जी की अगर बात करते हैं, तो कुछ ऐसे सब्सटेंस होते हैं, ध्यान से सुनिएगा, कुछ हाँ, कुछ ऐसे सब्सटेंस होते हैं, मैं क्या बोल रहा हूं, एलर्जी क्या है, देखो, कुछ ऐसे सब्सटेंस होते हैं जो क्या करते हैं, एलर्जिक रिएक्शन कॉज करने में हेल्प करते हैं। हालांकि वो सब्सटेंस हार्मफुल नहीं होते हैं,
ठीक है ना। हमारी इम्यून सिस्टम उसके प्रति एक्सेजरेटेड इम्यून रिस्पॉन्स जनरेट करती है, इसीलिए उसको हम एलर्जी बोला जाता है। जैसे अगर मैं बोलूं कि मुझे क्या है कि पेंसिल जो होता है ना, पेंसिल की जो नोक होती है ग्रेफाइट से जो बनी होती है, मुझे उससे एलर्जी है। जब मैं पेंसिल से लिखता हूँ तो नाम भी सुन लेता तो अजीब लगता है। और मुझे जो ब्लैक बोर्ड होता है उस पर डस्टर आप चलाते हो ना, तो उससे मेरे को एलर्जी है। तो एलर्जी का मतलब क्या होता है कि कुछ केमिकल्स या बायोलॉजिकल केमिकल्स या कुछ सब्सटेंस की वजह से जो अंदर हमारे एक्सैजरेटेड इम्यून रिस्पॉन्स जो होता है कुछ सब सब्सटेंस के कारण, है ना, वो आपका एलर्जेंस होता है, उसी की वजह से एलर्जी होता है। जैसे किसी को डस्ट से एलर्जी है, पॉलन से एलर्जी है, माइट्स, एनिमल डेंडर से, फूड आइटम्स, मेडिसिन एंड ड्रग्स से, या एक्सट्रीम कोल्ड जब होता है उससे लोगों को एलर्जी होती है, राइट। ठीक है, बताओ इतनी बात समझ में आ गई। चलो आगे देखो। तो एलर्जिक रिएक्शन, एलर्जी में एलर्जिक रिएक्शन कैसे होता है, आओ हम उसके बारे में समझते हैं। देखो, एलर्जिक रिएक्शन की अगर बात करें तो देखो ये हमारा बॉडी है, ये हमारी क्या है, बॉडी है। मान लो हमें क्या है, पॉलन से एलर्जी है, तो हमारे बॉडी में पॉलन ग्रेन बाहर से अंदर आया। जैसे ही पॉलन ग्रेन अंदर आता है तो एलर्जिक रिएक्शन स्टार्ट हो जाती है, जहां पे आईजीई एंटीबॉडी का फॉर्मेशन होता है। और ये जो आईजीई एंटीबॉडी होती है ये बाइंड करता है मास्ट सेल के साथ। तो ये हमारा मास्ट सेल, ये आईजीई एंटीबॉडी जो बाइंड किया है मास्ट सेल से, एंड ये रिलीज करेंगे दो केमिकल जिसको बोलते हैं हिस्टामाइन एंड एक होता है सीरोटोनिन। हिस्टामाइन एंड सीरोटोनिन ये दोनों प्रोड्यूस करेंगे एलर्जिक रिएक्शन या एलर्जिक सिम्टम्स जो भी देखने को मिलेंगे। आई थिंक आपको इतना समझ में तो आ ही गया होगा। ठीक है, देखो मैं आपको बताता हूं कि हिस्टामाइन, क्या मैंने बोला, हिस्टामाइन अगर मैं बात करूं हिस्टामाइन, तो हिस्टामाइन वैसोडाइलेटर एंड ब्रोंकोकॉन्स्ट्रिक्टर की तरह काम करता है। वैसोडाइलेटर का मतलब आप ये याद रखो कि जो ब्लड वेसल के डायामीटर को इंक्रीज कर देता है। तो अभी यहाँ पे आप ब्लड वेसल देखो, इसका डायामीटर बहुत ही कम है, यानी कि ब्लड यहाँ पे बड़ी ही प्रेशर के साथ फ्लो करेगा। ओके, लेकिन अब यहाँ पे देखो इस ब्लड वेसल का डायलेशन हो गया। क्या हो गया, डायलेशन, यानी इसका डायमीटर बढ़ चुका है। ठीक है, तो हिस्टामाइन का ये काम होता है। ठीक है, ये एक्चुअली मैंने बताया ना एलर्जिक रिएक्शन के समय क्या होता है, एलर्जिक रिएक्शन के समय ये जनरेट होता है। तो ब्लड वेसल्स का डायमीटर अभी कम था, अब ये इसका डायलेशन हो गया है तो ब्लड वेसल्स का डायमीटर बढ़ गया, जिसकी वजह से जो ब्लड का फ्लो है वो धीमा हो जाता है, और ऐसा एलर्जिक रिएक्शन में देखने को हमको मिलता है। ओके, एंड एक है हमारा लास्ट में ब्रोंकोकॉन्स्ट्रिक्टर। क्या है, ब्रोंकोकॉन्स्ट्रिक्टर का मतलब होता है ये कॉन्स्ट्रिक्ट कर देगा ब्रोंक्यूल को। अभी ब्रोंक्यूल ऐसा है, अब ये कॉन्स्ट्रिक्ट हो जाएगा, यानी कि इतना हो जाएगा एकदम, ठीक है ना। तो ब्रोंक्यूल को कॉन्स्ट्रिक्ट करना उसको बोलते हैं ब्रोंकोकॉन्स्ट्रिक्टर, जो कि हिस्टामाइन होते हैं। नेक्स्ट हमारा है केमिकल सीरोटोनिन। ये वैसो कॉन्स्ट्रिक्टर होता है। क्या होता है, वैसो कॉन्स्ट्रिक्टर एंड ब्रोंकोडाइलेटर। डायलेट करेगा ब्रोंक्यूल को, लेकिन ब्लड वेसल को कॉन्स्ट्रिक्ट करेगा, पिचका देगा, यानी अभी इतना मोटा था अब क्या कर देगा, ये पिचका देगा एलर्जिक रिएक्शन के समय, राइट। बताओ इतनी बातें समझ में आ गई, ठीक है ना। तो हिस्टामाइन, हिस्टामाइन एंड सीरोटोनिन। हिस्टामाइन वैसोडाइलेटर, ब्रोंकोकॉन्स्ट्रिक्टर। हिस्टामाइन वैसोडाइलेटर, ब्रोंकोकॉन्स्ट्रिक्टर। सीरोटोनिन वैसोडाइलेटर, ब्रोंको डायलेटर। एक मिनट, हिस्टामाइन वैसोडाइलेटर एंड ब्रोंकोकॉन्स्ट्रिक्टर, वैसोडाइलेटर एंड ब्रोंकोकॉन्स्ट्रिक्टर, और ठीक इसका उल्टा कर दो सीरोटोनिन में, वैसोकॉन्स्ट्रिक्टर एंड ब्रोंकोडाइलेटर। ठीक है, ये आपका लिखा है वैसोडाइलेटर, ब्रोंकोकॉन्स्ट्रिक्टर, वैसोकॉन्स्ट्रिक्टर एंड ब्रोंकोडाइलेटर। ओके, चलो नेक्स्ट। हाँ देखो, इधर देखो, अब मैं बात कर रहा हूँ एलर्जिक सिम्टम्स। एलर्जिक सिम्टम्स यानी एलर्जी में जो जो सिम्टम्स देखने जाते हैं उसकी बात कर रहा हूँ। तो स्नीजिंग यानी छींकना, है ना, रनिंग नोज एंड आईज, आंख और नाक से पानी आना, आंख लाल होना, ब्रीदिंग प्रॉब्लम्स, रेसेस ओवर द स्किन, तो ये इसके सिम्टम्स देखने को मिलते हैं। अगर मैं बात करूँ इसकी मेडिसिन के बारे में, तो मेडिसिन में आपको क्या करना है, ट्रीटमेंट फॉर एलर्जी, एलर्जी के ट्रीटमेंट के लिए आपको मेडिसिन कौन से लेने हैं। एक होता है एड्रेनालिन। क्या होता है, एड्रेनालिन, जो कि ब्रोंको डायलेटर होता है, ब्रोंक्यूल को क्या करता है, ये डायलेट कर देता है ना। एंड स्टेरॉइड की बात करते हैं, सप्रेस मास्ट सेल, ये मास्ट सेल को सप्रेस कर देगा, तो हिस्टामाइन और सीरोटोनिन यहाँ पे बनेगा ही नहीं। बताओ इतनी बात समझ में आ गई। एंड जो एंटी हिस्टामाइन ड्रग होता है वो क्या होते हैं, एंटी हिस्टामाइन, हिस्टामाइन के अगेंस्ट काम करते हैं। ठीक है, तो जल्दी से इतना देख लो फिर आगे बढ़ते हैं।
देखो, अब मैं बात करूंगा एलर्जिक डिसऑर्डर के बारे में। तो एलर्जिक डिसऑर्डर में आप जानोगे अस्थमा, एंड किसके बारे में जानोगे, आप जानोगे हे फीवर के बारे में। हे फीवर जो कि पॉलन एलर्जी की वजह से होता है। ओके, ये आपको समझ में आना चाहिए। एनाफिलेक्टिक शॉक आपको मैं बताऊंगा। देखो, एनाफिलेक्टिक शॉक का मतलब है, मान लो कोई छोटा सा बच्चा है, आप उसको वो चीज खिला रहे हो जो उसको पसंद नहीं है, जबरदस्ती खिला रहे हो, जबरदस्ती खिला रहे हो, तो एक समय वो क्या करेगा, बहुत ज्यादा आक्रोश में आ जाएगा ना। तो वैसे ही क्या होता है यहाँ पे, वैसे क्या होता है कि मान लो ये बंदा है, क्या है ये बंदा, इस बंदे को क्या कर रहे हैं हम, एंटीबायोटिक दे रहे हैं जो कि इसके लिए जरूरी है, एंटीबायोटिक, ठीक है ना, बैक्टीरियल इन्फेक्शन इसको, ठीक है ना, माइक्रोबियल इन्फेक्शन है, तो हम पेनिसिलिन देते हैं, एंटीबायोटिक देते हैं। ये बंदा एंटीबायोटिक लेकर के तो थोड़ा ठीक हो जाता है, लेकिन अब हुआ क्या, पता चला कि एलर्जिक टू पेनिसिलिन, ये बंदा पेनिसिलिन के लिए एलर्जिक है। क्या है, इसको पेनिसिलिन से एलर्जी है, और हम लगातार डोज पे डोज मारे जा रहे हैं, डोज पे डोज पेनिसिलिन दे रहे हैं, खा रहा है, ये पेनिसिलिन ले रहा है, ठीक है ना। तो हुआ क्या कि इसके अंदर एलर्जिक रिएक्शन स्टार्ट हो गए। क्यों? क्योंकि इसको पेनिसिलिन से एलर्जी थी, तो स्टार्ट हो गया ना एलर्जिक रिएक्शन। अब इतना ज्यादा दिक्कत हो गई है कि इसका ब्लड प्रेशर गिर गया, मतलब पेनिसिलिन से इतना दिक्कत हो गई इसको कि किसका ब्लड प्रेशर ही डिक्रीज हो गया, है ना। ये बंदा अनकॉन्शियस हो सकता है, क्या पता इसकी डेथ हो जाए, है ना। तो ये आपका क्या होता है, एनाफिलेक्टिक शॉक, इसे ही बोलते हैं हम एनाफिलेक्टिक शॉक। नेक्स्ट, अब हम बात करेंगे ऑटो इम्यून डिसऑर्डर के बारे में। किसके बारे में, ऑटो इम्यून डिसऑर्डर के बारे में। देखो, ऑटोइम्यून डिसऑर्डर की अगर हम बात करें तो यहाँ पे क्या आता है, कंडीशंस वेयर आवर इम्यून सिस्टम स्टार्ट्स टू अटैक आवर बॉडी पार्ट्स। देखो, ऑटो इम्यून डिसऑर्डर का मतलब होता है कि कभी कभी हमारी जो इम्यूनिटी होती है वो हमारे पे ऊपर ही डोमिनेंट हो जाती है, यानी हमारे ही बॉडी के पार्ट्स या उसके ऑर्गन्स को मारने में लग जाती है, ठीक है। तो जब हमारी ही इम्यूनिटी हमारे बॉडी के किसी भी पार्ट्स को डिस्ट्रॉय करना स्टार्ट कर दे, है ना, तो उसे ही हम क्या बोलते हैं, यानी हमारे बॉडी पार्ट्स पे अटैक करना स्टार्ट कर दे, उसे हम बोलते हैं ऑटो इम्यून डिसऑर्डर। क्या बोलते हैं, ऑटो इम्यून डिसऑर्डर। तो यहाँ पर किसकी वजह से होता है, ऑटो एंटीबॉडीज बनती है। क्या बनती है, ऑटो एंटीबॉडीज आर फॉर्म एंड अटैक आवर ओन बॉडी पार्ट्स। तो यहाँ पर क्या होता है, जो ऑटो एंटीबॉडीज ऑटो इम्यून डिसऑर्डर के समय बनती है ना, तो वो ऑटो एंटीबॉडीज क्या होता है, एक ऑटो एंटीजन की तरह काम करता है, जो हमारे बॉडी पार्ट्स या हमारे ऑर्गन्स को मारने में लगे होते, दौड़ा, यानी हमारे अपने ही, देखो हमारे दुश्मन बने बैठे, ऐसा कुछ वाला सीन है, हमारे अपने ही हमारे दुश्मन। वाह, क्या बात है यार, सोचा नहीं था ऐसा हो जाएगा। तो यहाँ पे देखो, ऑटो इम्यून डिसऑर्डर की अगर बात करते तो क्या क्या है, माइसेनिया ग्रेविस, रूमेटॉइड आर्थराइटिस, एडिसन्स डिजीज, ग्रेव्स डिजीज, इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज मेलाइटस, पर्नीशियस एनीमिया, जो विटामिन B12 की कमी से होता है, ठीक है। तो ये आपको ध्यान देने वाली बात होती है, ठीक है। तो ये हमारा रहा यहाँ तक, है ना। अब हम क्या करते हैं, थोड़ा एनसीईआरटी की तरफ बढ़ जाते हैं। चलो, इतना आप लोग कर लेना, बाकी अब हम क्या कर रहे हैं, एनसीईआरटी की तरफ बढ़ रहे हैं। देखो, वही मैंने आपको बताया, एलर्जी की बात करते हैं तो व्हेन यू हैव गॉन टू अ न्यू, हाँ, व्हेन यू हैव गॉन टू, ओके, तो क्या लिखा है, व्हेन यू हैव गॉन टू अ न्यू प्लेस सडनली यू स्टार्टेड स्नीजिंग वेजिंग फॉर नो एक्सप्लेन रीजन। देखो, आप कभी कभी नए जगह पे गए तो स्नीजिंग, छींकना, खांसना, है ना, ये आप शुरू कर दिए और आपको कोई भी एक्सप्लेनेशन पता नहीं है, कुछ भी जानकारी नहीं है। व्हेन यू वेंट अवे योर सिम्टम्स डिसअपियर, जब आप उससे दूर जाते हो फिर आपका सिम्टम्स क्या हो जाता है, आपका सिम्टम्स गायब हो जाता है। क्या हो जाता है, सिम्टम्स आपका गायब हो जाता है। डिड दिस हैपन टू यू, क्या आपके साथ भी ऐसा हुआ है, अस सेंसिटिव टू सम पार्टिकल्स इन एनवायरनमेंट, है ना, ये ऐसे एनवायरनमेंट में पार्टिकल्स की वजह से होता है। एबव मेंशन्ड रिएक्शन कुड बिकॉज ऑफ एलर्जी पॉलन, मान लो आप गए तो आपको पॉलन से एलर्जी है, तो ये माइट से एलर्जी है, ठीक है ना, विच आर डिफरेंट इन प्लेसेस, जो अलग अलग प्लेस में वेरी करता है, डिफरेंट होते हैं, ओके। फिर क्या बोल रहा है ये कि एग्जैजरेटेड इम्यून रिस्पांस, इम्यून सिस्टम सर्टेन एंटीजन प्रेजेंट इन एनवायरनमेंट इज कॉल्ड एलर्जी। तो ये एक एलर्जी है जो एग्जैजरेटेड इम्यून रिस्पांस होता है, अ सब्सटेंस टू व्हिच सच इम्यून रिस्पांस प्रोड्यूस आर कॉल्ड एलर्जेंस, जिसको हम क्या बोलते हैं, एलर्जेंस। द एंटीबॉडीज, है ना, एंटीबॉडीज प्रोड्यूसेस दीज आर आईजीई टाइप, तो कौन सा एंटीबॉडी होता है, आईजीई एंटीबॉडी होता है, ठीक है।
जो एलर्जिक रिएक्शन के समय स्टार्ट होते बनते हैं। कॉमन एग्जांपल ऑफ एलर्जेंस आर डस्ट, पॉलन, एनिमल डेंडर, ये सब एलर्जिक रिएक्शन जो भी है ना, वाटरी आईज, स्नीजिंग, रनिंग नोज, ये सब ब्रीदिंग प्रॉब्लम्स, रिलीज ऑफ केमिकल, इस समय केमिकल हिस्टामाइन एंड सीरोटोनिन भी रिलीज होते हैं, ओके, मास्ट सेल के द्वारा। एंड डिटरमाइनिंग द कॉज ऑफ एलर्जी, पेशेंट इज एक्सपोज इंजेक्टेड टू वेरी स्मॉल डोजेज ऑफ, है ना, पैसिव एलर्जेन, ठीक है ना। ऐसा देखने के लिए आप कुछ स्मॉल डोजेज में आप एलर्जेन देख लो, आपको समझ में आ जाएगा। एंड रिएक्शन स्टडी अदर ड्रग एंटी हिस्टामाइन, इसको ट्रीटमेंट करना है ना, तो ठीक कराने के लिए आपको एंटी हिस्टामाइन, एड्रेनालिन एंड स्टेरॉइड लेना पड़ेगा क्विकली टू सिम्पटम ऑफ एलर्जी समहाउ। तो ये सब आपका वगैरह वगैरह है, आप देख लेना, ठीक है। तो यहाँ पे देखो ऑटो एंटीबॉडीज की बात करते हैं, तो यहाँ क्या, मेमोरी बेस्ड एक्वायर्ड इम्यूनिटी इन्वॉल्व हायर वर्टिब्रेट्स बेस्ड ऑन द एबिलिटी टू डिफरेंशिएट फॉरेन, है ना, ऑर्गेनिज्म पैथोजन। तो यहाँ पे फ्रॉम सेल्फ सेल, यहाँ पे जो हमारी एंटीबॉडी कह रहे हैं, जो इम्यूनिटी होती है वो सेल्फ एंड नॉन सेल्फ सेल्स जो होते हैं उसके बीच में डिस्क्रिमिनेट करना भूल जाती है ना, एंड नॉट अंडरस्टैंड बेसिस ऑफ दिस द टू corollaries, है ना, of this ability to have understood one higher, ये वगैरह वगैरह आप देख लो, फॉरेन ऑर्गेनिज्म एक्सपीरियंस इम्यूनोलॉजिकल। तो यहाँ पे दिस रिजल्ट डैमेज ऑफ अवर ओन बॉडी पार्ट्स कॉल्ड ऑटो इम्यून डिसीज, जैसे रूमेटॉइड आर्थराइटिस इफेक्ट मेनी पीपल्स सोसाइटी इन ऑटो इम्यून डिसऑर्डर। सबसे ज्यादा देखा जाता है रूमेटॉइड आर्थराइटिस, ठीक है ना, जो आजकल सोसाइटी में बहुत ज्यादा चल रहा है। आर्थराइटिस एक डिजीज होता है, ठीक है ना, जोड़ों में दर्द वाली। तो चलो ठीक है, तो हमारा ये लेक्चर आज तक यहीं तक। तो हम क्या करेंगे, आपको हम पीडीएफ के थ्रू इसको बना करके दे देंगे। तो चलो भाई, बहुत हो गया 17 मिनट का, ओके, गुड नाइट, सॉरी मतलब गुड बाय।